Good morning, class 7th. So today we start new chapter, New Kings and Kingdoms. Okay. So first chapter reduced by NCRT, and now we move in the second chapter. So the chapter is very interesting, New Kings and Kingdoms. The New Kings and New Kingdoms was emerged in the 7th to 12th century. Which one they are, we learn about that one. Okay. First one, that just like Chachman, yeah, you can say Chehmans, not Chehmans, that is. Okay. Then Parmars here, then Rashtrakutas also here. Chol, Chair, and Pandyas also. Pal dynasty we can also learn in this chapter. Okay, so now locate the Gujar Pratiharas, Rashtrakuta, Chol, and Chehman. Later on they call Chauhans. Okay, so now the emergence of the new dynasty, how they can emerge, which type of the situation the new kings and new kingdoms were established. So we learn about that one. By the 7th century, there were the big landlords of the warriors chief in the different regions of the subcontinent, existing often acknowledge them as their subordinate or samantas. ओके तो राजा वहाँ पर होते थे, जो उनके लैंडलॉर्ड्स होते थे, सबॉर्डिनेट्स होते थे, उनको सामंत कहा जाता था. वो सामंत उनको गिफ्ट दिया करते थे. दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट टू देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड्स, अपने राजा को. ठीक है, बी प्रेजेंट देयर कोर्ट, और उनके कोर्ट में हाजिरी दिया करते थे. दे प्रोवाइड देम विद द मिलिट्री सपोर्ट. मिलिट्री सपोर्ट की जरूरत होती थी. जब राजा किसी लड़ाई पर जा रहा है तो उसे वो मिलिट्री सपोर्ट के रूप में भी उसको अपनी मिलिट्री अवेलेबल कराते थे. यही सामंत जब ज़्यादा पावर गेन कर लिया करते थे तो ये कहलाते थे महासामंत. ठीक है, और कई बार महामंडलेश्वर भी. ठीक है, मतलब ये था कि द ग्रेट लॉर्ड ऑफ द सर्कल, उस एरिया के सबसे बड़े ताकतवर पावरफुल कौन थे, यही लोग थे. ठीक है, एंड सो ऑन समथिंग दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स. और कई बार ये इतने ज़्यादा मुखर हो जाते थे, या कह सकते हैं कि अपने राजा से बिल्कुल अलग होकर के अपनी इंडिपेंडेंस गेन कर लिया करते थे, जो हम पढ़ेंगे आगे. जस्ट लाइक दंती दुर्गा, एक राजा के बारे में जो है दंती दुर्गा. ओके, सो हियर इज दंती दुर्ग. ऑन सच इंस्टेंस वाज दैट ऑफ द राष्ट्रकूटा इन द डेक्कन. इनिशियली दे वर सबॉर्डिनेट ऑफ द चालुक्याज, जो चालुक्य के सबॉर्डिनेट थे. ठीक, कौन थे, राष्ट्रकूटाज, लेकिन कहाँ, कर्नाटका में. लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, अपने आप को अलग मान लिया, या फिर इसकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ गई दंती दुर्ग की, इसने क्या किया, राष्ट्र चालुक्य को राजा को ओवरथ्रो किया और उसकी जगह पर खुद बन गया राजा. ठीक है, अब इसके लिए इसने क्या किया, एक रिचुअल्स किया जिसको हम कहते हैं हिरण्यगर्भा, लिटरली द गोल्डन वॉर्म, यानी कि स्वर्णिम गोद से दोबारा से जन्म होना, रिवर्थ होना इसका, क्योंकि ये ब्राह्मण फैमिली से था, क्योंकि उस समय क्षत्रिय ही राजा बन सकता था. ठीक है, तो बाय बर्थ ये ब्राह्मण था, इसलिए इसने एक सेक्रीफाइस किया और उसके बाद ये राजा बन गया. ऐसा ही एक और उदाहरण हमें मिलता है नीचे यहाँ पर, अगर हम देखेंगे. फॉर इंस्टेंस द कदम्ब मयूर शर्मन, वन मोर किंग इज देयर, दैट नेम इज मयूर शर्मन, कदम्ब मयूर शर्मन, देख रहे हैं आप. ठीक है, और एक और राजा है गुज्जर प्रतिहारों का, दैट नेम इज हरिश्चंद्रा. ठीक है, गुज्जर प्रतिहार राजस्थान वाले इलाके में हम इसको पढ़ेंगे. जो ब्राह्मण थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपने ट्रेडिशनल प्रोफेशन को छोड़ करके इन्होंने क्या किया, आर्म्स यानी कि क्षत्रिय धर्म को अपना लिया, या क्षत्रिय बन गए, और इन्होंने सक्सेसफुली वहाँ पर राज किया. एडमिनिस्ट्रेशन इन देयर किंगडम, इस समय के एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होते थे, इससे पहले हम एक पेंटिंग देख लेते हैं यहाँ पर. वॉल रिलीफ फ्रॉम द केव एलोरा शोविंग विष्णु एंड एज नरसिम्हा द मैन lion, that one. Okay, and इट इज़ अ वर्क ऑफ द राष्ट्रकूटाज पीरियड. ये राष्ट्रकूटों के समय के, इसका मतलब राष्ट्रकूट जो थे वो किस पर विश्वास करते थे, विष्णु या वैष्णव थे. ठीक है, क्योंकि अधिकतर हमने साउथ में पिछली बार जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि कुछ राजा जो है बौद्ध धर्म में बौद्ध हो गए, और कुछ राजा जैसे चंद्रगुप्त था वह जैनिज्म को उसने सपोर्ट किया. तो यहाँ पर राष्ट्रकूट जो थे वो प्रखर पंडित से निकला हुआ वो राजा है. ठीक है, इसलिए उसने क्या किया, शैव धर्म को ही अपनाया. ठीक, सो मैनी ऑफ दीज किंग्स एडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल, और कुछ जो राजा थे इनमें से बहुत बड़े बड़े टाइटल्स ये अडॉप्ट किया करते थे, जैसे महाराजा धीराज. जैसे क्या था, महाराजा धीराज, ये जो टाइटल है. ठीक है, ग्रेट लॉर्ड कह सकते हैं हम इसको. ठीक है, एंड त्रिभुवन स्वामी, दूसरा नाम क्या है, त्रिभुवन चक्रवर्ती या त्रिभुवन, यानी तीनों भवनों का, जैसे स्वर्गलोक, पाताल लोक और भूलोक, इन सब का पूरा एक स्वामी, लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ड्स, एंड सो ऑन. हाउएवर इट इज स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स दे ऑफन शेयर्ड पावर विद द सामंताज. ये क्लेम इसलिए करते थे क्योंकि ये अपनी पावर सामंत के साथ शेयर करते थे, एसोसिएशन के साथ शेयर करते थे, पीजेंट्स के, ट्रेडर्स के साथ शेयर करते थे, ब्राह्मण्स के साथ. यानी कि केवल राजा पावरफुल नहीं था, बल्कि पावरफुल होने के पीछे उसका जो कारण था वो था इन सभी का सपोर्ट, ब्राह्मण्स का सपोर्ट, ट्रेडर्स का सपोर्ट, पीजेंट्स का सपोर्ट. ठीक है, इन ईच ऑफ दीज स्टेट्स रिसोर्सेज वर ऑप्टेन फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, दैट इज पीजेंट्स. अब इसका रिसोर्सेज क्या था, राजा के पास
जो अगर वो लड़ाई लड़ता है या दूसरे उस पर अटैक करता है, अपनी आर्मी को सैलरी देता है, अपने कोर्ट के लोगों को या फिर अपने फोर्ट नए फोर्टिफिकेशन करता है, उसके लिए रिसोर्सेज कहाँ से आते थे? वो रिसोर्सेज थे पीजेंट्स, कैटल कीपर्स, आर्टिजन्स यानी कि जो पशुपालक थे, जो राजगीर थे, या फिर जो हम कहें नहीं, जिसको हम कहेंगे काश्तकार, और दूसरा है जो चुनाई विनाई का काम करते हैं, ठीक है। वो लोग हु वर ऑफन परस्यूडेड कंपेल्ड टू द सरेंडर पार्ट ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस, यानी कि अपने आय का कुछ हिस्सा वो राजा को सरेंडर किया करते, दिया करते थे। समटाइम्स दे वर क्लेम्ड एज द रेंट, और इसी को कई बार वो रेंट के रूप में भी कह सकते थे, किराए के रूप में भी। ड्यू टू अ लॉर्ड हु असर्टेड दैट द ओन द लैंड, क्योंकि राजा उनकी भूमि की रक्षा कर रहा है। रेवेन्यू वाज कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स, ट्रेडर्स से भी, व्यापारियों से भी टैक्स वसूल किया जाता था, जैसे आज के समय में भी व्यापारियों से टैक्स वसूल किया जाता है। अब 400 टैक्सेस, कितने तरह के? लगभग लगभग 400 तरह के टैक्स हुआ करते थे। दीज इंस्क्रिप्शंस शोज दैट 400 टाइप्स, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, जो किस पर लिखी जाती थी? दीवालों पर लिखी जाती थी, पत्थरों पर लिखी जाती थी। तो उनमें लगभग लगभग तमिलनाडु के एरिया में 400 से ज़्यादा टैक्सेस का जिक्र आता है, जिसमें से पहला टैक्स हम पढ़ लेंगे, वेट्टी है। टेकन नॉट इन कैश बट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर, यानी कि ज़बरदस्ती उनसे काम करवा करके या फिर काम दे दिया जाता था उनको कि आप टैक्स के रूप में इतना काम करोगे। दूसरा होता था कदमाई, जो लैंड रेवेन्यू होता था, जिसको लगान टैक्स या कुछ भी कह सकते हैं। देयर वर ऑल्सो टैक्स ऑन द टेस्टिंग द हाउसेज, घर बनाने में टैक्स होता था। द यूज ऑफ लेडर टू क्लाइम पाम ट्रीज, यानी कि जो पाम के जो पेड़ हैं उन पर चढ़ने पर जो सीढ़ी लगाई जाती होगी उस पर टैक्स लगाया जाता था। असेस ऑन द सक्सेशन ऑन द फैमिली प्रॉपर्टी, और एक टैक्स ऐसा भी था कि जो फैमिली में अगर किसी की डेथ हो गई उसके बाद उसकी जो विरासत है, जो उसका उत्तराधिकारी हैं जो, और जो उसकी वसीयत है जो लोगों को भी बांटी जाएगी, उस पर भी टैक्स पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से राजा के पास अर्निंग के बहुत से सोर्स थे, ठीक है। दीज आर दे एनी सच टैक्स कलेक्टेड टुडे, आज भी कुछ इसी तरह के टैक्स होते हैं। जैसे ज़मीन खरीदते हैं तो सरकार को हमें कुछ टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। जो स्टैम्प टैक्स होता है वो देना पड़ता है, ठीक है। These resources was used to finance the king's establishment as well as for the construction of temples and fort. ये जो रिसोर्सेज है या ये जो टैक्सेस आपने जमा किए हैं राजा के पास, अब इसका वो यूज़ क्या करेगा? इसका यूज़ करेगा अपने राज्य को खुशहाल बनाने में, टेम्पल बनाने में, फोर्ट बनाने में, कंस्ट्रक्शन का काम करने में। जैसे आज के समय की गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है, वैसे ही आपको पे किस रूप में करती है? अलग अलग रोड बना करके, अच्छे से हॉस्पिटल्स को खोल करके, या कुछ और जो जनहित के काम होते हैं वो सब करके। दे वर ऑल्सो यूज टू फाइट वॉर्स विच वर टर्न एक्सपेक्टेड टू लेड टू द एक्वेशंस ऑफ द वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ द प्लंडर एंड एक्सेस टू लैंड एज वेल एज द ट्रेड रूट्स। उसके अलावा राजा का काम होता था लड़ाई लड़ना, ठीक है, अपनी वेल्थ को और ज़्यादा वो करना, लूटना दूसरे राज्यों को, ठीक है, और अपने राज्य की भूमि को और ज़्यादा बढ़ाना, ट्रेड रूट्स को सुरक्षित करना, ठीक है। The functionaries of the collecting revenues were generally recruited from the influential families and position were often hereditary. This was true about the arms as well. In many cases, closer relative of the king held these position. तो ये जितने भी फंक्शन होते थे रेवेन्यू से रिलेटेड, ये जनरली राजा की ही फैमिली हुआ करती थी, ठीक है। ये इन्होंने किसी और पर्टिकुलर फैमिली को नहीं दिया हुआ है, राजा के ही अपने आसपास के सगे संबंधी होते थे, उन्हीं को यह पोजीशन हेरिडिटरी, यानी कि पिता के बाद उसका बेटा आएगा, ठीक है, और बेटे के बाद फिर उसका बेटा। और अधिकतर ये बात सही है कि आर्मी के पद भी, जो बड़े बड़े जो डेजिग्नेशन होते थे, वो इन्हीं लोगों के बच्चों को दिए जाते थे, बेटों को दिए जाते थे। जैसे क्लोज रिलेटिव जो होते थे वही इन पर, उनकी पोजीशन ही इस पर सबसे पहली होती थी, ठीक है। प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स, अब कुछ प्रशस्ति, ये हमने पिछले साल भी पढ़ा था हरिशेन की, रवि कीर्ति के बारे में, ठीक है। नाउ प्रशस्ति कंटेन डिटेल्स दैट मे नॉट बी इनिशियली ट्रू बट दे टेल अस how rulers wanted to depict themselves as the valiant victorious warriors. For example, they were composed by learned brahmins who occasionally help in the administration. तो प्रशस्ति जो हमने पिछले साल पढ़ा था, इसमें राजा के गुणगान किए जाते थे, हालांकि वो बहुत ज़्यादा सही नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें बातें सही सच नहीं होती होंगी ऐसा माना गया है। लेकिन कई बार राजा अपने वैलेंट के बारे में, अपनी वीरता के बारे में, अपनी विक्ट्रीज़ के बारे में, अपने विजेता होने के बारे में उसमें लिखता था। लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर वो लिखता है ब्राह्मण्स के बारे में, ठीक है, जो ओकेजनली क्या होते थे, जो कई बार ब्राह्मण जो क्या करते थे, राजा को एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी हेल्प करते थे। द अचीवमेंट्स ऑफ द नागभट्टा, जैसे हम यहाँ पर एक चीज़ पढ़ रहे हैं, एक नागभट्ट नाम की कोई एक राजा है, ठीक है, और उसके बारे में है। किंग्स ऑफन रिवार्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड, राजा
ब्राह्मण्स को क्या दे सकता था दक्षिणा में, ग्रांट टू लैंड, लैंड दिया करते थे। दीज वर रिकॉर्डेड ऑन द कॉपर प्लेट्स, और इनको कॉपर प्लेट्स में लिखा जाता है। जैसे आज भी ज़मीनें खरीदी जाती हैं, बेची जाती हैं, तो स्टैम्प पेपर पर पूरा एक लिखित होता है, वरना कोई एविडेंस नहीं होगा कि आपने कौन सी ज़मीन खरीदी है, ठीक है। विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव्ड एयर द लैंड, तो उसको दिया जाता था। ये ताम्र पत्र जो आप देख रहे हैं, इसी को प्रशस्ति कहा गया, और ये दी जाती थी किसको, उस ब्राह्मण को जिसको राजा ने ये ज़मीनें दान में दी हुई है, ठीक है। तो द अचीवमेंट ऑफ नागभट्टा, लिटिल बिट वी कैन लर्न दैट वन ऑल्सो। मैनी रूलर्स डिस्क्राइब देयर अचीवमेंट्स इन द प्रशस्तीज, यू रीड अबाउट द प्रशस्ति ऑन द गुप्ता रूलर समुद्रगुप्ता लास्ट ईयर। तो हमने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा, ठीक है। वन प्रशस्ति रिटन इन द संस्कृत आर फाउंड इन द ग्वालियर मध्य प्रदेश, डिस्क्राइब द एक्सप्लॉइट्स ऑफ द नागभट्टा प्रतिहारा किंग एज फॉलो। तो नागभट्ट जो प्रतिहारों का राजा था वह लिखता है, द किंग ऑफ द आंध्र सेंधव, that is called Sindh, and Vidarbha part of the Maharashtra, and Kaling part of the Odisha. The ancient name of the Kaling was, Odisha was Kaling. Okay, fell by for them him even as he was a prince. He was a victory over Chalukyas, the ruler of Kannauj. चक्रायुद्ध, दैट नेम इज चक्रायुद्ध, जो कन्नौज का राजा था उस पर उसने विजय पाई। ही डिफीटेड द किंग ऑफ वेंगी या बंगाल, वेंगा, एंड अनंत part of Gujarat, little bit, okay. Now Malwa part of Madhya Pradesh, किरात फॉरेस्ट पीपल्स, किरातों पर विजय पाई उसने, तुर्कस तुर्कों पर, एंड वत्स मत्स्य बोथ किंगडम इन द नॉर्थ इंडिया, जो नॉर्थ इंडिया में है। मत्स्य और वत्स तो हमने पिछले साल महाजनपदों में भी पढ़े थे, इन सब पर नागभट्ट ने विजय पाई थी, ऐसा जिक्र इस प्रशस्ति में मिलता है। प्रशस्ति गुणगान करना अपने राजा का, ठीक है, ये हमने पढ़ा था लास्ट ईयर। नाउ द unusual for the 20th century was a long Sanskrit poems containing the history of kings who ruled over Kashmir. It was composed by the author named कल्हड़। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ और है यहाँ पर हम पढ़ेंगे कल्हड़ के बारे में, जिसने लिखी राज तरंगिणी, जो कश्मीर का इतिहास है, जिसमें उसने कश्मीर के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। ही वॉज यूज अ वेराइटी ऑफ सोर्स इंक्लूडिंग द इंस्क्रिप्शंस, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेसेस, अकाउंट्स विद द अर्लियर हिस्टोरीज to write his accounts. Unlike the writers of प्रशस्ति, he was often critical about rulers and their policies. तो कल्हड़ जो है, जो राज तरंगिणी में अपने राजा के बारे में लिखता है, तो बड़ा क्रिटिकल भी है, यानी कि वह आलोचना भी करता है अपने राजा की। जनरली क्या होता था कि जो भी पुराने इतिहासकार हैं वो अपने राजा के गुणगान ही करते थे, राजा के अवगुणों को उतना ज़्यादा उजागर नहीं करते थे। तो ये पढ़ेंगे हम उसके बाद, वॉरफेयर ऑफ द वेल्थ इन द न्यू वीडियो। थैंक यू वेरी मच।